प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1541, द पेनेट्रेटर। झंग यी ने उस बेहद ईविल लड़के को मार डाला और मौका देखकर नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस को भी साफ कर दिया। लाइंग वायु और डेंग शिंटोंग भी मैदान में आ गए और डीमन कोर्ट के बचे हुए एलियंस को खत्म कर दिया। उनके एक्शन लेने के बाद डीमन कोर्ट के बाकी के लीडर्स भी मारे गए। कोई जिंदा नहीं बचा। फिर वो लोग पहाड़ के नीचे लौटे और झंग यी से मिल गए। लाइंग वायु ने ड्रैगन का स्पेसिमेन निकाला और डेंग शिंटोंग ने आज्ञाकारी तरीके से वैंग योंगमिंग की एक्साइन शू की ओरिजिनल कॉपी सौंप दी। इस लड़ाई में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन ओवरऑल सब कुछ काफी स्मूथ रहा। लाओ जोंग मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। डेंग शिंटोंग ने जोंग यी को थम्स अप दिया, मुस्कराई और आंख मारी। जोंग यी ने उनकी चीजें समेटी और बोला, इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी भी दुश्मन बचे हैं, ज्यादा दूर नहीं। नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस जो पहले खत्म हो गए थे फिर से रिसरेक्ट हो गए और उन पर हमला करने दौड़ पड़े। झंग यी ने भौहें सिकोड़ ली और डेंग शिंटोंग व बाकियों को लेकर वहां से टेम्परेरीली हट गया। अचानक इमॉर्टल माउंटेन से एक जोरदार धमाका हुआ। पहले की लड़ाई में झंग यी की स्टार पियर्सिंग कैनन से जो पहाड़ छलनी हुआ था, वहां एक बड़ा सा छेद बन गया था। अब आधा पहाड़ ही गिर गया था। यह देखकर डेंग शिंटोंग चौंक गया और बोला, इमॉर्टल माउंटेन जो जापान की किस्मत का सिंबल था, अब पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके होश उड़ गए। उसने जो सीन देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो क्या है? इमॉर्टल माउंटेन से जो हिस्सा नीचे खिसका था, उसने बहुत सारा स्मोक और डस्ट उड़ाया, लेकिन जैसे ही धूल हटी, वहां एक विशालकाय स्केलेटन नजर आया। झंग यी और बाकी सबने जब उसे देखा तो वो भी स्टन रह गए। पहाड़ के अंदर एक बेहद कॉम्प्लेक्स व्हाइट स्केलेटन एम्बेड था, जो अब पूरी तरह फॉसिल में बदल चुका था और इसका आकार 400 से 500 मीटर्स लंबा था। ये इस युग का म्यूटेंट क्रीचर नहीं था, बल्कि एंशिएंट टाइम का फॉसिल था। झंग यी ने गंभीरता से कहा, यह बात सिंपल नहीं है। पैलियोंटोलॉजी कम्युनिटी ने कभी इतने बड़े फॉसिल की खोज नहीं की है। हड्डियां बहुत डेंस और अजीब थी। ऊपर से धूल के कारण यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रीचर क्या था। इतने में 3 ब्लैक शैडोज जो ईविल लड़के की मौत के बाद निकलने वाले थे, अब चुप नहीं रह पाए। एक ने कहा, क्या ये हमारे पूर्वजों की होली बोन्स है? दूसरे ने कहा, भले ही ये हमारे एंसेस्टर्स की रेलिक्स है, पर अभी एक्शन लेना खतरनाक होगा। लेकिन एक और ब्लैक शैडो, शेन चंचो, बोला, नहीं, ये लोग हमारे सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और अब हमारे पूर्वजों की होली रेलिक्स भी ले जाना चाहते हैं। मैं ये होने नहीं दूंगा। दूसरे ने समझाने की कोशिश की, शेन चंचो, अभी सही वक्त नहीं है। अगर हम इस धरती पर दिखे तो सजा मिलेगी। शेन चंचो ने कोल्डली कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन 6th जनरेशन लोगों को जल्दी से खत्म कर सकता हूं। बाकी 2 ब्लैक शैडोज ने चुप रहना बेहतर समझा और फेड होकर हवा में गायब हो गए। अब शेन चंचो का शरीर सॉलिड होना शुरू हुआ और एक अजीब डार्क लाइट उसके चारों तरफ फैल गई। थोड़ी ही देर में उसके काले जूते जमीन पर दिखने लगे। फिर उसने हवा में हाथ हिलाया और एक काला सेप्टर प्रकट हुआ, जिसके ऊपर एक रिंग था और उसके चारों ओर 12 ब्लैक मख्तमा घूम रहे थे। उसने दूर खड़े झंग यी और उसके साथियों की तरफ देखा और फिर अपना स्टाफ जमीन में मारा। उसी वक्त आसमान में ठंडक गूंज उठा। झंग यी को भी खतरे का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और आकाश में कुछ ब्लैक स्पॉट्स बहुत तेजी से उड़ते हुए दिखाई दिए। बूम! साउथ ईस्ट दिशा से 5 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए आए और झंग यी की टीम से कुछ किलोमीटर दूर रुक गए। झंग यी के इंटेलिजेंस सिस्टम ने तस्वीर को जूम किया तो उसने देखा कि हेलीकॉप्टर्स पर नीले पैटर्न्स बने हुए हैं और वो भारी मात्रा में एम्यूनिशन लेकर आए हैं। उनके मजल्स उनकी तरफ एम कर रहे थे। झंग यी ने आंखें संकरी करते हुए कहा, कोलंबियन नेवी। बहुत तेजी से पहुंच गए। उन्हें सबसे ज्यादा डर कोलंबियन नेवी की नवल पावर से था। इप्सिलॉन्स, कार्टियर्स, कनारो जैसे लोग तो थे ही, लेकिन पूरी नेवी भी बहुत शक्तिशाली थी। झंग यी ने कभी आर्मी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। इनह्यूमंस आखिरकार ह्यूमंस ही होते हैं, थोड़े पावरफुल जरूर,
लेकिन लार्जर थर्मल वेपन्स जैसे कि डेथ ऑफ लव या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स इप्सिलॉन क्लास इनह्यूमन्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेंग शिंटोंग ने कहा, ये बॉल्ड ईगल आई टाइप आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, आज की दुनिया के सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स जो एंटी इनह्यूमन वेपन्स से लैस है। अपोकलिप्स के बाद ज्यादातर पुराने थर्मल वेपन्स बेकार हो चुके थे, लेकिन ह्यूमन इनोवेशन ने उन्हें अडैप्ट कर लिया। अब के वेपन्स एक्सट्रीम कंडीशंस झेल सकते हैं और आर्म्स रेस पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुका है। जोंग यी ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मैं सही हूं तो डेथ ऑफ लव हमें ऑलरेडी एम कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर्स बाकी एलियंस के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन स्पेस सिस्टम वाले जोंग यी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिकल अटैक से उसे डर नहीं लगता। अचानक जोंग यी के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक रिक्वेस्ट आई। इंटेलिजेंस सिस्टम ने अलर्ट किया कि सामने वाला खुद को उसका पुराना दोस्त बता रहा है, द पेनेट्रेटर। जोंग यी हल्के से मुस्कुराया। उसे पता था कि ये बिली द किड ही है। कोलंबियन नेवी में अगर कोई इतने कम समय में इप्सिलॉन क्लास म्यूटेंट बन सकता था तो वो बिली ही था। 2 साल से वो लोग नहीं मिले थे। अगर झंग यी औरों में उलझा न होता तो शायद उसने उसे पहले ही एलिमिनेट कर दिया होता, लेकिन अब उसने कम्युनिकेशन कनेक्ट कर लिया क्योंकि नियॉन अब कोलंबियन नेवी का टेरिटरी बन चुका था। झंग यी को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अब वो और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। सबसे अच्छा होगा अगर ये बात पीसफुली सेटल हो जाए। चैप्टर 1 पीपल बाय द लेक। झंग यी ने येसाइन कनारों की कम्युनिकेशन लाइन कनेक्ट की। हेलो, दिस इज केओस। हे केओस, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम आज भी वैसे ही डेयरिंग हो जैसे पहले थे। क्या तुम्हें पता है इस बार तुम्हारे बिहेवियर का मतलब क्या है? कनारों ने पूछा। झंग यी ने भौहें उठाते हुए कहा, क्या मतलब हो सकता है? कनारो बोला, खुलेआम किसी देश पर हमला करना और उसके ऑर्डर मेंटेनर को मार डालना, ये एक युद्ध की घोषणा है। जोंग यी मुस्कराया। ओह, तो बात ऐसी है? ठीक है, तो मैं माफी मांगता हूं। जापानीज लोगों से मेरी तरफ से डीप अपॉलॉजीज कॉन्वे करना। कनारो ने तीखे अंदाज में कहा, माफी? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे मामले माफी से सुलझ जाते हैं? जोंग यी अचानक गुस्से में बोला, मैंने ऑलरेडी सॉरी कह दिया है। अब और क्या चाहिए? पैसे चाहिए? माफ करना, 100 युआन से ज्यादा नहीं दूंगा। यही मेरी सीमा है। वेल, मैं सजेस्ट करता हूं कि जापानी करेंसी में सेटल कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कनारो चुप हो गया। इस समय कनारो एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर में था और स्क्रीन से जोंग यी और उसकी टीम की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। जोंग यी की बातें मजाक से भरी थी, लेकिन उनमें एक किस्म का एरोगेंस था। अगर दिक्कत है तो आओ लड़ लो। कनारो थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि भले ही वो अब इप्सिलॉन लेवल स्ट्रेंथ तक पहुंच गया था, फिर भी जोंग यी अब ब्लैक चैरियट लेवल एलियन बन चुका था। पूरी पृथ्वी पर ऐसे कम ही एलियंस थे जो उसका सामना कर सकते थे। साफ था, कनारो इस वक्त जोंग यी से टकराना नहीं चाहता था। केओस, ये मजाक नहीं है, कनारो ने गहरी आवाज में कहा। जोंग यी ने दूर खड़े 5 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, मुझे भी मजाक करने का मूड नहीं है। सुनो पेनेट्रेटर, मैंने ये किया है तो क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी तुम सबको यही खत्म कर दूंगा। झंग यी अब आर्ग्यू करने के मूड में नहीं था। जब ताकत में इतना अंतर हो तो तर्क व्यर्थ हो जाते हैं। उसे भरोसा नहीं था कि कोलंबिया हार चुके नियॉन के लिए हुआशु से युद्ध करेगा। रूल्स और ऑर्डर जैसे कॉन्सेप्ट्स पैदा होते ही तोड़े जाने के लिए बने हैं और इन्हें तोड़ने वालों को अक्सर बड़े फायदे मिलते हैं। कोलंबिया खुद पहले ऐसा कर चुका है, इसलिए कोई रीजन नहीं था उन्हें रिस्पेक्ट देने का। कनारो टेंशन में था। एक ऐसा इंसान जो अनरीजनेबल भी हो और जिसे हराना भी मुश्किल हो, उससे डील करना आसान नहीं था। केओस, ज्यादा घमंडी मत बनो। भले ही तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये कोलंबियन नेवी की टेरिटरी है। तुम्हारे सिर के ऊपर मिसाइल्स एम कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हें यही रोक सकते हैं। झंग यी ने तुरंत जवाब दिया, और तुम्हें भी यही मार सकते हैं। सही? कनारो का टोन थम गया। अगर सच में गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव लॉन्च कर दिया गया
तो वो सब मर जाएंगे। असल में वो बस झंग यी को डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि असली युद्ध की कीमत कोई नहीं देना चाहता था। केओस, बस करो, तुमने ऑलरेडी काफी कुछ कर लिया है, कनारो ने कहा। झंग यी हंस पड़ा। ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूं। वैसे भी काम हो चुका है, अब रुकने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, जितनी जल्दी जा सको चले जाओ, कनारो ने आदेश दिया और पांचों लड़ाकू विमानों को पीछे हटने का कमान दे दिया, ताकि वे झंग यी और उसकी टीम से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। झंग यी जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डेंग शिंटोंग इमॉर्टल माउंटेन में एंशिएंट फॉसिल को देखकर ठहर गया और बोला, चलो इस चीज को भी साथ ले चलते हैं, मुझे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। झंग यी ने हैरानी से पूछा, जाना पहचाना? कहाँ देखा है तुमने इसे? डेंग जिंटोंग ने सिर हिलाया, पता नहीं, लेकिन पहले इसे वापस ले चलो। दूसरों के लिए यह बड़ा सिरदर्द हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसे स्पेस सिस्टम वाले के लिए तो पीस ऑफ केक है, राइट? ठीक है फिर। झंग यी ने मना नहीं किया। वो कभी भी किसी जगह से खाली हाथ नहीं लौटता था। झंग यी इमॉर्टल माउंटेन की ओर गया और एंशिएंट फॉसिल को एलियन स्पेस में रखने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब होने लगा। बूम! आसमान में काले बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे और गरजते हुए थंडर की आवाज आई। एक विशालकाय बिजली ने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक आसमान को चीरते हुए दो हिस्सों में बांट दिया, जैसे कोई देवता किसी पर नाराज हो और उसे सजा देने को तैयार हो। एदो के ऊपर, जो पहले ही अंधेरे में डूब चुका था, गहरे बादल पूरी तरह छा गए। इतना अंधेरा हो गया था कि हाथ सामने करने पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। एक बार फिर जोंग यी के मन में संकट की भावना भर गई। वो चौंक कर बोला, आखिरकार आ ही गया। जोंग यी ने फॉसिल कलेक्ट नहीं किया, बल्कि तुरंत लाइंग वायु और बाकी साथियों के पास गया ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तभी डिंग डिंग डागा की आवाज आई, जैसे कोई चूड़िया या मेटल रिंग्स टकरा रही हों, बहुत साफ और तेज। झंग यी ने ऊपर देखा और उसे लगा जैसे कोई फिगर आसमान में है। एक बिजली की चमक में उसने साफ देखा, एक ब्लैक रोब पहने इंसान, हाथ में सेप्टर लिए हुए, जैसे कोई देवता धरती और उस पर खड़े जोंगी व अन्य लोगों को देख रहा हो। क्या अंधेरे की ताकतें आखिर सामने आ ही गई? झंग यी ने गंभीरता से कहा, सभी लोग जैसे किसी बड़े खतरे का सामना कर रहे हों। हुआ शायद एक जानवर या पार्टनर ने शरीर झुकाया और हल्की चेतावनी भरी आवाज निकाली। उस इंसान की प्रेजेंस ईविल बॉय से कहीं ज्यादा भयानक थी। कनारो, जो एदो से जा चुका था और दूर से झंग यी पर नजर रखे था, तुरंत अपने फाइटर पायलट को आदेश दिया कि उस क्षेत्र से तुरंत हट जाए। क्या वो मिस्टेरियस लोग आखिरकार सामने आ गए हैं? उसने खुद से कहा, केओस, इस बार तुमने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो शायद तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए था। कनारो ने एदो की तरफ देखा, जो अब अंधेरे बादलों में घिरा हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। अगर ये मिस्टेरियस आदमी जोंग यी को हटा दे तो साउथ ईस्टर्न सी में एक बड़ा खतरा कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही वो थोड़ा चिंतित भी हुआ। अगर वो सच में अंडरग्राउंड मिस्टेरियस सिविलाइजेशन से है, तो क्या मुझे इंसानों का साथ देना चाहिए या कोलंबिया का? फिलहाल उसने बस साइडलाइंस पर रहकर सब कुछ देखने का फैसला किया, क्योंकि उसकी ताकत अभी इंटरवेंशन के लायक नहीं थी। उसने वहां का पूरा फुटेज नेवी हेडक्वार्टर्स को भेज दिया, ताकि कमांडर डगलस ये डिसाइड कर सके कि क्या वहां कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाए या नहीं। चैप्टर 1 दी गॉड ऑफ दी नेस्ट। इमॉर्टल माउंटेन के ऊपर आसमान में काले बादल तेजी से फैल गए और उन्होंने पूरे एदो कैसल को ढक लिया। आसमान में ऊंचाई पर एक काले चोगे में लिपटा हुआ एक आकृति खड़ा था, जिसे सिर्फ बिजली की चमक में ही साफ देखा जा सकता था। जिस पल वो फिगर प्रकट हुआ, झंग यी को महसूस हो गया कि ये इंसान बेहद खतरनाक है। उसकी ताकत उस एक्सट्रीमली ईविल बॉय से भी कहीं ज्यादा है। उसके प्रेजेंस से जो दबाव पैदा हुआ,
उसने खुद झंग यी को भी खतरे का एहसास करा दिया, जैसे कोई तेज चाकू त्वचा के करीब आ गया हो। आखिरकार आ ही गया, जोंग यी ने सोचा। उसे पहले से अंदाजा था कि कहीं न कहीं अंधेरे में कोई बहुत ताकतवर ताकत छुपी हुई है। नियॉन जैसी हालत में कोई इतना खतरनाक एलियन अपने आप पैदा नहीं हो सकता। अब जब झंग यी ने ईविल बॉय को खत्म कर दिया, तो अंधेरे की वो ताकत अब छुपी नहीं रह सकती, उसे सामने आना ही था। आसमान में जो ब्लैक शैडो था, जिसे गॉड ऑफ द नेस्ट कहा जा रहा है, उसने जमीन की तरफ देखा। उसकी नजर सीधी झंग यी पर पड़ी और उसकी आंखों से साफ किलिंग इंटेंट झलक रहा था। अगले ही पल उसने अपने हाथ में पकड़ा सेप्टर हवा में उठाया और जोर से वार किया। बस एक अदृश्य एनर्जी वेव उसके पैरों से निकलकर पूरे एदो में फैल गई। जो ईविल स्पिरिट्स पहले सिर्फ लगभग नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्म में थी, अब धीरे धीरे सॉलिड होने लगी। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। रोर, हाँ, ही, मुंह, जैसे एंशिएंट टाइम्स की आत्माएं फिर से इस धरती पर वापस आ गई हों। अब गॉड ऑफ द नेस्ट के पीछे कुछ भयानक एंटिटीज प्रकट हुए। 3 हेडेड गोस्ट किंग, स्लिपरी गोस्ट, डॉग गॉड और ग्रेट टेंगू, जो सब झंग यी और उसकी टीम को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। 3 हेडेड गोस्ट किंग्स इप्सिलॉन क्लास स्ट्रेंथ के थे और अब तो उनकी ताकत पहले से भी ज्यादा लग रही थी। डेंग शिंटोंग और बाकी सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब गॉड ऑफ द नेस्ट को मिलाकर टोटल 4 इप्सिलॉन लेवल एलियंस सामने खड़े थे। इन चारों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि डेंग और बाकी लोगों को लगा जैसे अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची। दूसरी ओर पियर्सर यानी यासिन कनारो, जो दूर से सब देख रहा था, वो भी चौंक गया। उसे पिछले साल का वो वक्त याद आ गया जब वो इप्सिलॉन लेवल पर प्रमोट होकर पहली बार एदो आया था। अगर उस वक्त कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो शायद वो और कार्टियर दोनों मारे जाते। अब उसके सामने वो ताकत बस एक ब्लैक शैडो में कॉन्डेंस्ड होकर आ गई थी। उसे साफ लग रहा था कि झंग यी और उसकी टीम आज शायद यहां से जिंदा ना निकल पाए। एदो सिटी में अब सच में नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस आ चुका था। अब ये वो वर्चुअल गोस्ट्स नहीं थे जो सिर्फ रात में चलते थे। ये सब अब सॉलिड बॉडीज में थे। चारों तरफ से आत्माओं की चीख पुकार सुनाई दे रही थी और पूरा एदो कैसल डरावना और अंधेरे में डूब चुका था। लेकिन झंग यी का चेहरा भयभीत नहीं था, वो गंभीर और शांत था। उसने कहा, मुझे पहले से अंदाजा था कि कुछ और भी आएगा, लेकिन सामने देखकर थोड़ा सिरदर्द जरूर हो रहा है। जोंग यी के दाएं हाथ में स्वॉर्ड इन दी ट्री की एनर्जी से एक सिल्वर ग्रे तलवार बन गई। उसने लायंग वायु और बाकियों से कहा, इन छोटे मोटे भूतों को तुम लोग संभालो। ऊपर जो बड़े लोग हैं उनके लिए मैं, और हुआ ही काफी है। डेंग जिंटोंग चौंक गया। जोंग यी, तुम अब भी लड़ना चाहते हो? सामने 4 इप्सिलॉन क्लास ताकतवर लोग हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी परिस्थिति में कोई बचाव संभव है। जोंग यी ने गंभीरता से कहा, भागने का कोई रास्ता नहीं है। दुश्मन ने पूरे एदो को घेर लिया है। मैं स्पेस एबिलिटीज से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें भी साथ नहीं ले जा सकता। अगर निकलना है तो इन्हें मारकर ही निकलना होगा, और वो हमें निकलने नहीं देंगे। एदो को जो स्पेस बैरियर कवर कर रहा था, उसमें ऐसी एनर्जी थी जो स्पेस एबिलिटीज को सप्रेस कर रही थी। झंग यी अकेले निकल सकता था, लेकिन लायंग वायु और बाकी सभी मार दिए जाते, और ऐसा अंजाम झंग यी नहीं चाहता था। डेंग शिंटोंग की आवाज कांप रही थी, लेकिन क्या हम जीत सकते हैं? हम जरूर जीतेंगे, जोंग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में जबरदस्त आत्मविश्वास था। ये देखकर डेंग जिंटोंग और बाकी सभी चौंक गए। ये विश्वास किस पर आधारित है? जोंग यी बोला, समझाने का वक्त नहीं है, पहले लड़ो। इतना कहकर वो हुआ पर सवार होकर सीधे आसमान की ओर उड़ गया। शेन चेंग काशे, गॉड ऑफ द नेस्ट, ने उसे आते हुए देखा। अपना सेप्टर ऊपर उठाया।
सेप्टर की मैजिक रिंग में घूमते हुए 12 ब्लैक मकतमा में से एक अचानक एक शूटिंग स्टार में बदल गया और सीधा झंग यी की तरफ बढ़ गया। वो मकतमा इतना विशाल हो गया कि पूरे आसमान को ढकने लगा, जैसे एक काला सूरज जमीन पर गिर रहा हो। झंग यी की बाई आंख चमक उठी। उसकी ट्रेसिंग एबिलिटी ने अपोनेंट की ट्रेजेक्टरी पहचान ली। वो इस हमले से बच सकता था, लेकिन अगर वो डॉज करता तो नीचे खड़े लायंग वायु और बाकी लोग जरूर मारे जाते। तो फिर मैं तुम्हारा हमला सामने से झेलूंगा। उसने दाया हाथ खोला और कहा, ऑल थिंग्स इन दी वर्ल्ड। उसकी अल्टीमेट डिफेंस एबिलिटी 3000 डायमेंशनल गेट्स अब इवोल्व्ड हो चुकी थी, क्योंकि अब वो ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच चुका था। हवा में कई बड़े बड़े मिरर लाइक डायमेंशनल गेट्स बन गए, जो कंबाइन होकर एक मल्टी लेयर डिफेंस बैरियर बन गए। ब्लैक मकतमा सूरज की तरह उन बैरियर से टकराया और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ काली एनर्जी फूट पड़ी। शॉकवेव्स इतनी जबरदस्त थी कि पूरा एदो कैसल हिल गया। अनडेड माउंटेन, जो पहले ही गिर चुका था, और भी कोलैप्स होने लगा। और तभी जो एंशिएंट फॉसिल अभी तक छुपा हुआ था, वो और ज्यादा खुलकर दिखाई देने लगा। अब साफ होने लगा कि वो कोई एक क्रीचर नहीं था, बल्कि कई कॉर्पसेस एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लेकिन उनके बीच जो एक केंद्र में था, उसका शेप और सिर पौराणिक ड्रैगन जैसा लग रहा था। चैप्टर 1544, ट्रू नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। एदो सिटी के बाहर जो कोलंबियन नेवी के फाइटर प्लेन्स थे, वो झंग यी की और शेन चेंगशन की एनर्जी कोलिजन से पैदा हुई शॉकवेव से हिल गए और तुरंत पीछे हट गए ताकि वो इंपैक्ट से बच सके। लेकिन इतने जबरदस्त हमले के बाद भी झंग यी न तो मारा गया और न ही उसकी डायमेंशनल गेट को कोई नुकसान पहुंचा। शेन चेंगशन ने हैरानी से ये दृश्य देखा। ये कैसे पॉसिबल है? मेरा अटैक भी उसकी डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पाया। झंग यी ने अपना दाया हाथ नीचे किया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। झंग यी पिछले कई सालों से मिस्टीरियस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में रहा था और उसने लगातार उनकी ताकतों के बारे में इंटेल इकट्ठा किया था। एक बड़ा सवाल यह था कि ये पावरफुल एंटिटीज कभी सरफेस पर क्यों नहीं आते, चाहे वो अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर हो या व्हाइट ड्रैगन सन। उनकी ताकत ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत आगे थी, लेकिन फिर भी ये एंटिटीज हमेशा अपनी सीमित टेरिटरीज में ही रहती थी और सरफेस पर रेयरली दिखाई देती थी। झंग यी ने अंदाजा लगाया कि शायद इन एंटिटीज को किसी अनदेखी शक्ति ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जिससे वो फ्रीली बाहर नहीं आ सकते। उसे ये यकीन हो गया था कि चाहे नियॉन में कोई भी ताकत छुपी हो, वो उतनी विनाशकारी नहीं हो सकती और न ही कोलंबियन नेवी को रोक पाने में सक्षम है। इसलिए झंग यी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था और उसकी कैलकुलेशन सही साबित हुई। सामने जो शेन चेंगशन खड़ा था, उसकी ताकत सिर्फ करीब 25,000 पावर इंडेक्स के आसपास थी। खतरनाक जरूर था, लेकिन झंग यी के लिए अनबीटेबल नहीं। अब उसका लक्ष्य था टाइम पास करना और देखना कि इन मिस्टीरियस बीइंग्स की प्रेजेंस से क्या रिएक्शंस होते हैं। हालांकि दुश्मन की संख्या ज्यादा थी, 4 इप्सिलॉन लेवल अपोनेंट्स, झंग यी को कोई खास चिंता नहीं थी। उसका डिफेंस बहुत मजबूत था और वो जानता था कि लोअर टियर टीममेट्स को ही ज्यादा खतरा है। शेन चेंगशन ने उसे देखा और बोला, लगता है तुमने टोंग जेडाई से लड़ते हुए फिर से इवॉल्व कर लिया है। उसने ये बात साफ सुथरी मैंड्रिन भाषा में कही, जिससे ये साबित हुआ कि वो इंसानों की भाषा आसानी से बोल सकता है। तुम ड्रैगन कंट्री के ट्रेंड हो, तुम्हें मारना भी सिंबॉलिक होगा। फिर उसने अपना नाम बताया, कमाई सवासंशन। जैसे ही झंग यी ने ये नाम सुना, उसके इंटेलिजेंस सिस्टम ने अलर्ट दे दिया। ये नाम कोजिकी जापानीज मिथोलॉजिकल टेक्स्ट में आता है। ये नाम 3 पिलर गॉड्स में से एक का है, जिनकी स्टेटस अमातेरसु जैसे देवताओं से भी ऊपर मानी जाती है। यानी कमाई सवासंशन खुद को जापानीज डिवाइन पैंथियन के सबसे सुप्रीम गॉड्स में से एक समझता है। फिर कमाई सवासंशन ने अपना सेप्टर आगे किया और बोला, लेट्स डू इट। उसके पीछे खड़े तीनों गोस्ट किंग्स तुरंत बिखर गए और झंग यी
और हुआ हुआ को घेर लिया। नूरा गोस्ट एक जायंट डॉग गॉड के सिर पर बैठा, मुंह पर एक मजाकिया मुस्कान लिए। ग्रेट टेंगू ने सबसे पहले हमला किया। उसका गुस्से से भरा लाल चेहरा और उसकी विशाल सफेद पंखों वाली पीठ दिखाई दी। उसने आसमान की ओर उंगली उठाई और कहा, गॉड्स पावर। आसमान में भीषण तूफान बन गया। एक मैसिव वॉर्टेक्स बादलों के बीच पैदा हुआ, बिजली चमकने लगी और कुछ ही पलों में एक विशालकाय काले तूफान ने आकार ले लिया, जिसका रेडियस 10 किलोमीटर से भी ज्यादा था। यह तूफान झंगी और हुआ हुआ की ओर बढ़ा। झंगी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, स्टॉर्म, ये मुझ पर असर नहीं करेगा। उसने कोई जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि हुआ हुआ ने मुंह खोलकर एक जोरदार रोर किया। उसकी एनर्जी ने एक रेड पावर बॉल बना ली और फिर एक भारी भरकम पार्टिकल बीम कैनन के रूप में तूफान के बीच में दाग दी। बीम और तूफान की टक्कर से एदो सिटी के कई बिल्डिंग्स तबाह हो गए। एशिया का कभी सबसे बड़ा शहर अब मिट्टी के खिलौने जैसा लग रहा था। हाई राइज बिल्डिंग्स एक एक करके गिर गए और पूरा शहर समतल होने लगा। तभी एक बूढ़ी सी हंसी सुनाई दी। स्लाई गोस्ट ने झंगी और हुआ हुआ को टारगेटेड किया। उसकी एबिलिटी ने उनके आसपास की स्पेस को ठंडा और जड़ कर दिया, जिससे उनके शरीर हिल भी नहीं सके। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब झंग यी ने यह एबिलिटी देखी थी। उसके पास इसका तोड़ था। उसकी 10,000 थिंग्स डिफेंस एबिलिटी अभी भी एक्टिव थी, जिससे उसे डैमेज नहीं हो रहा था। डॉग गॉड ने भी हमला किया। उसने हुआ हुआ जैसी ही एक एनर्जी ब्रेथ बाहर निकाली, लेकिन वो पूरी तरह झंग यी के एलियन स्पेस में एब्जॉर्ब हो गई, बिना किसी असर के। डॉग गॉड की पावर सिर्फ 13,000 थी और झंग यी के सामने वो बस एक कमजोर सा शेर था। स्लाई गोस्ट ने अब झल्लाकर एक ऊंची छलांग मारी और अपनी कमर से लेजेंडरी स्वॉर्ड ओनी कटर निकाली। यह तलवार किसी चीज को 2 भागों में बांट सकती थी, बिना उसकी मूल नेचर को बदले। यानी अगर किसी इंसान को यह काटे तो वो 2 हिस्सों में बंट जाएगा, लेकिन जिंदा रहेगा। बस चलने के लिए टेप की जरूरत पड़ेगी। अगर यह तलवार झंग यी के फेस को छूती तो उसकी प्रोटेक्शन टूट सकती थी और उसके लिए खतरा असली हो जाता। हरहा चैप्टर किलिंग दी गोस्ट। जोंग यी ने जो कुछ भी होने वाला था सब पहले ही देख लिया था। उसकी ट्रैकिंग एबिलिटी ने उसे आने वाले खतरे से न सिर्फ बचाया, बल्कि हर एनिमी अटैक के लिए बेस्ट पॉसिबल काउंटर स्ट्रैटेजी भी दी। जैसे ही स्लाई गोस्ट उसके करीब आने वाला था, वॉइड में एक बड़ी शक्ति अचानक प्रकट हुई और उसे जकड़कर एक गेंद जितना छोटा कर दिया। आह! जो कभी नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस का राजा और राक्षसों का स्वामी था, वो चीख पड़ा। उसका पतला शरीर दबकर एक मांस के गोले में बदल गया, लेकिन वो तुरंत पीछे हट गया। उसकी ट्विस्टेड बॉडी से खून बह रहा था और वो डॉग गॉड के सिर पर बैठ गया, झंग यी को बेहद रिसेंटफुल नजरों से घूरते हुए। जोंग यी को अब यकीन हो गया था कि जब से इन आत्माओं ने फिजिकल बॉडी पाया है, तब से वो पहले जैसी अनलिमिटेड रिसरेक्शन एबिलिटीज खो चुके हैं। यानी अब अगर मारे गए तो दोबारा आना आसान नहीं होगा। झंग यी ने शेन चंचो ऋषिन की ओर देखते हुए कहा, 100 गोस्ट्स को समन करना भी तुम्हारी एबिलिटी है ना? अगर दुश्मन समनर है तो ये जोंग यी के लिए फायदे की बात थी, क्योंकि समनर्स का मेन स्ट्रेंथ यूजुअली फ्रंटलाइन बैटल में नहीं होता। हुआ ने एक धीमी सी गरज निकाली। आसमान में शेन चंचो ऋषिन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि झंग यी इतना टफ निकलेगा। उसने अपने स्टाफ से एक ब्लैक मकतमा निकाली और उसे झंग यी की ओर फेंक दिया। फिर से एक ब्लैक सन जैसी एनर्जी आसमान से नीचे आई और इस बार उसका टारगेट सिर्फ झंग यी नहीं, बल्कि पूरे इमॉर्टल माउंटेन का एरिया था। उसे उम्मीद थी कि झंग यी अब डॉज करेगा, इसलिए उसने एरिया अटैक किया ताकि डेंग शिंटोंग और बाकी टीममेट्स को बीच में फंसाकर झंग यी को मजबूर किया जा सके। लेकिन हुआ उसके उलट। झंग यी की डायमेंशन गेट सीधे ब्लैक मकतमा से टकराई। जमीन हिलाने वाली बिजली जैसी टक्कर हुई। काले स्पार्क्स उड़े,
लेकिन आखिर में एनर्जी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई। अगले ही पल डायमेंशन गेट थोड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया, मानो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई हो। शेन चंचो ऋषिन के चेहरे पर स्मग स्माइल आ गई। मैं जानता था तुम अनलिमिटेड अटैक्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जोंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। दुर्भाग्य से तुम्हें नहीं पता कि मैं अटैक को रिबाउंड भी कर सकता हूं। डायमेंशन गेट जितनी एनर्जी को बिना डैमेज एब्जॉर्ब कर सकती है, उतनी एनर्जी को वो रिवर्स डायरेक्शन में भेज भी सकती है, फुल काउंटर अटैक। अब वही ब्लैक मक्तमा जो पहले झंग यी की ओर आया था, अब रिवर्स होकर शेन चंचो की ओर दौड़ पड़ा, उतनी ही डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ। शेन चंचो ऋषिन के प्यूपिल्स सिकुड़ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अटैक लौटकर वापस आएगा। वो घबरा गया और जल्दी से सेप्टर घुमाकर मल्टीपल मैग्टमास को नीचे छोड़ दिया, जो जायंट शूटिंग स्टार्स में बदल गए और काउंटर अटैक से भिड़ गए। एक और भारी टक्कर हुई और अब की बार पूरा एदो सिटी और भी ज्यादा बर्बाद हो गया। शेन चंचो खुद टक्कर की वजह से हजारों मीटर पीछे जा गिरा। झंग यी अब भी हुआ की पीठ पर शांत खड़ा था। डायमेंशन गेट ने सभी शॉकवेव्स एब्जॉर्ब कर ली थी। झंग यी ने नीचे जमीन की ओर देखा और बोला, 100 डीमंस की परेड को मेंटेन करने में तुम्हारी बहुत एनर्जी खर्च हो रही है। इसका मतलब अब तुम मेरे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं हो। नीचे एदो कैसल में रिवाइव्ड डीमंस ने लाइंग वायु और बाकियों को मुश्किल में डाल रखा था, लेकिन झंग यी ने वहां ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी पूरी शक्ति 4 इप्सिलॉन लेवल अपोनेंट्स पर लगा रहा था और उसके साथियों को अब अपनी ताकत खुद साबित करनी थी। शेन चंचो ऋषिन ने गहरी नजर से झंग यी को देखा और बोला, टाइम और स्पेस, ये दोनों रेयरेस्ट एबिलिटीज तुम्हारे पास एक साथ है। अब मुझे समझ आता है कि ड्रैगन कंट्री ने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए क्यों चुना। झंग यी चौंका। ड्रैगन कंट्री? ये क्या है? उसके लिए ड्रैगन एक पवित्र मिथिकल क्रीचर था जो हुआशु कंट्री की मिथोलॉजी में आता था, लेकिन उसे कभी किसी रियल ड्रैगन का अस्तित्व देखने को नहीं मिला। बस डेंग जिनटोंग जो एक गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन लेना चाहता था, वो भी शायद किसी एंशिएंट लिजर्ड की हड्डियां हों जो अब गोल्ड फॉयल में लिपटी हों। शेन चंचो ऋषिन उसे घूरते हुए बोला, तुम ड्रैगन किंगडम के बारे में नहीं जानते, फिर तुम्हारी ताकत कहां से आई? झंग यी ने काम होकर कहा, मेरी ताकत मेरे अंदर से आई है। ऋषिन का चेहरा पहले हैरानी में फिर गुस्से में बदल गया। इम्पॉसिबल। कैटेस्ट्रोफी के समय तुम्हारे लेवल का कोई एलियन नेचुरली पैदा नहीं हो सकता। उसने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं थे, लंबे, पतले और उन पर ग्रे फर था, जैसे किसी बीस्ट के क्लॉस हो। अगर एंजल्स का इंटरफेरेंस नहीं होता तो मैं यकीन नहीं करता। ऋषिन अब कुछ ऐसी बातें बोलने लगा जो झंग यी समझ नहीं पाया। अगर ये हॉस्टाइल सिचुएशन न होती तो झंग यी सच में उससे ये पूछना चाहता, ड्रैगन किंगडम क्या है? एंजल क्या है? लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं था। अब और समय नहीं है। शेन चंचो ऋषिन ने कहा, तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें यही खत्म करूंगा। उसने अपने आर्म्स ऊपर उठाए और उसके सेप्टर की आवाज गूंज उठी। पीछे से आसमान में जोरदार ठंड गिरी, आकाश चीरता हुआ, एक भारी ऑप्रेसिव फोर्स के साथ। शेन चंचो ऋषिन के शरीर से एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगी। झंग यी ने मुस्कुराते हुए भौहें उठाईं और कहा, ठंड और अंधेरा आसमान। देखना है जब आंधी तूफान आए तो मैं तुम्हें यही रोक पाता हूं या नहीं। फिर वो आसमान की ओर देखते हुए हंसा, लेकिन मैं यहां नहीं रुकने वाला। चैप्टर 1546 समनर शेन। शेन चेंग क्योजहू अरिशीन ने 3 गोस्ट किंग्स के साथ मिलकर झंग यी और हुआ पर बहुत ही तगड़ा हमला किया, लेकिन झंग यी को पहले ही समझ आ गया था कि शेन की असली एबिलिटी समनिंग, आह्वान है। वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर से 100 गोस्ट्स को बुला सकता था। एक पूरा डीमन गोस्ट आर्मी अकेले समन कर सकता है, इसलिए वो खुद में एक कंप्लीट सेना था। लेकिन जब बात आई फेस टू फेस बैटल की, तो सामने था झंग यी, एक मॉन्स्टर टाइप फाइटर, और उस पर शेन की स्ट्रैटेजी काम नहीं आई।
झंग यी की एबिलिटी था लियो वैंगसियांग, जो हर उस हमले को काउंटर वापस कर देती थी जिसका पावर उसके डिफेंस वैल्यू से कम हो। इसलिए भले ही 4 इप्सिलॉन लेवल के लोग उस पर टूट पड़े, अगर उनकी ताकत झंग यी की डिफेंस को पार नहीं कर सकती थी तो कुछ असर नहीं होना था। झंग यी ने मकतमा अटैक को आसानी से हैंडल किया। शेन की एनर्जी 25,000 पॉइंट से ऊपर की थी, लेकिन झंग यी का डिफेंस लेवल 22,000 था और वो प्योर डिफेंसिव एक्सपर्ट है। इसलिए झंग यी ना सिर्फ अटैक रोक पा रहा था बल्कि काउंटर अटैक भी कर रहा था। तीनों गोस्ट किंग्स, ग्रेट टेंगू, नागमी और गॉड ऑफ द नेस्ट ने मिलकर चारों तरफ से अटैक किया। हवा में बिजली गड़गड़ाई, एनर्जी ब्लास्ट हुई और पूरा एदो सिटी हिल गया। बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर गए, लेकिन जब धुआं छटा तो झंग यी और हुआ अभी भी हवा में बिल्कुल स्टेडी खड़े थे। उनके चारों ओर बने 3,000 डायमेंशनल गेट्स एकदम स्टेबल थे। झंग यी ने बोला, इतना पावर तो अभी मेरे थ्रेशहोल्ड सीमा से बहुत दूर है। अब झंग यी ने खुद अटैक करने की ठानी। उसने 2 उंगलियां उठाई और उसके पीछे एक बहुत बड़ा वॉइड वॉर्टेक्स खुल गया। इस बार उसने अपनी नई स्किल चलाई, स्टार पियर्सिंग कैनन। वॉइड एनर्जी को कॉम्प्रेस करके अल्ट्रा हाई स्पीड में एनिमी को शूट करने वाला हमला उसने ये कैनन गॉड ऑफ द नेस्ट पर चलाया। एनर्जी इतनी तेज थी कि नेकेड आई से दिखी भी नहीं। गॉड ऑफ द नेस्ट ने तुरंत सेप्टर, राजदंड उठाकर एक बैरियर बनाया। हमला सीधे उस बैरियर से टकराया। धमाकेदार इंपैक्ट हुआ। पूरा आसमान 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वॉइड की डार्कनेस, दूसरी तरफ डिफेंस। तीनों गोस्ट किंग्स इस शॉक को झेल नहीं पाए और हवा में ऐसे उड़े जैसे गार्बेज बैग्स उड़ते हैं। इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग था स्लिपरी गोस्ट। उसकी एबिलिटी सिर्फ 16,000 के करीब थी। उनकी स्पेशलिटी थी सिंगल टारगेट असैसिनेशन, पर इस तरह की मल्टी डायमेंशनल बैटल में वो बेकार थे। अगर सामने कोई डिफेंस मास्टर होता, जैसे XUANW, कच हुए जैसा बीस्ट, तो झंग यी को ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन झंग यी के पास कोई मेजर कमी नहीं है। उसका कॉम्बैट स्टाइल बैलेंस्ड है। अटैक, डिफेंस, स्पेस कंट्रोल, सब कुछ। गॉड ऑफ द नेस्ट ने कैनन को रोक तो लिया, लेकिन उससे उसकी एनर्जी बहुत खर्च हो गई। ऊपर से उसे 100 गोस्ट्स की पूरी आर्मी को एक्टिव रखना था। एनर्जी ड्रेन बहुत ज्यादा हो रही थी। वो अब शॉक में था कि एक 6th जनरेशन ह्यूमन उसे इस तरह पीछे धकेल रहा है। झंग यी भी हैरान था कि इतना पावरफुल अटैक भी पूरी तरह ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। उसी वक्त यांग जिंगसिन की आवाज आई, भाई, हम ये बैटल जल्दी नहीं जीत सकते, लेकिन टाइम हमारी तरफ है। झंग यी ने पूछा, ओ जिंगसिन, तुझे कुछ पता चला? जिंगसिन बोली, 100 गोस्ट्स को जीवित रखने के लिए गॉड ऑफ द नेस्ट की एनर्जी लगती है। अगर हम उसकी आर्मी को नीचे से कमजोर कर दें तो उसका पावर भी कम हो जाएगा। झंग यी ने बात समझी। ये एक एट्रिशन बैटल, थकाने वाली लड़ाई बन जाएगी, जिसमें टाइम बीतने के साथ विक्ट्री की संभावना झंग यी की तरफ बढ़ेगी। नीचे धरती पर बैटल और भी खतरनाक हो गई थी। सभी गोस्ट्स अब अपनी असली फॉर्म में थे और लायंग वायु और उसके साथियों पर हमला कर रहे थे। एक जायंट कैट डीमन 2 पूंछों के साथ, उसके सिर पर वर्टिकल आर्क जैसा निशान था, हवा में उड़ रही थी और सैकड़ों मीटर के फायर बॉल्स स्पिट कर रही थी। यह था नेकोमेदुब, जो नियॉन लेजेंड्स में आता है, और भी ज्यादा डरावना था। एक जलता हुआ जायंट व्हील विद ह्यूमन फेस, रेनरुटो। वो सीधा कॉम्बैट व्हीकल बन गया और अंकल वायु पर क्रैश हो गया। चैप्टर 1547, गोस्ट, भूतों का हमला। अंकल वायु बिल्कुल भी इन डरावने भूतों से डरने वाला नहीं था। डर हमेशा कमजोर हौसले से आता है, और ये बात अंकल वायु पर लागू नहीं होती। उसने अपनी मच आर्म उठाई, जो कि एक हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन से लैस थी। सामने से जलता हुआ अग्निपहिया, विनरूटो, उसकी तरफ आ रहा था, पर अंकल वायु ने सीधे उस पर गोली दाग दी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ
वो दूर जा गिरा। हाँ, उसका शरीर बहुत हार्ड था, इसलिए पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन उसका हमला जरूर रुक गया। कैट डीमन की तरफ से जो जायंट फायरबॉल्स आ रहे थे, उन्हें WD ने अपने फ्लोटिंग कैनन से एक एक करके उड़ा दिया। उसकी बॉडी से तेज रोशनी निकल रही थी और उसके आसपास तारों की तरह छोटे छोटे कैनन्स तैर रहे थे। जैसे ही कैट की आग आई, WD ने दोनों हाथों से लगातार रुक रुक कर एनर्जी पुश की। ओला 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 कहते हुए सिल्वर कैनन और कैट की आग आपस में टकराई और आसमान में एक रंग बिरंगी लाइट रेन बन गई। भूतों और राक्षसों का आना अब भी जारी था। अचानक आसमान से बारिश शुरू हो गई। हल्की थी, लेकिन बहुत घनी। कीचड़ में एक छोटा सा पोखर बना और उसमें से एक हरी चमड़ी वाला क्रीचर, जिसके सिर पर सफेद तश्तरी जैसा कुछ था, बाहर निकला। वो था कप्पा। बेली चौंकिंग ने अपनी बड़ी काली पिस्टल से सीधे उस पर निशाना लगाया और एक ओरिजिन बुलेट चला दी। गोली ने उसके सिर की तश्तरी तोड़ दी और फिर उसका सिर भी फट गया। वो वही पानी में गिरकर मर गया। इससे सबको थोड़ी राहत मिली। अगर ये भी बार बार रिवाइव हो रहे होते तो कोई चांस नहीं बचता। लेकिन जैसे जैसे कप्पा मरा, वातावरण गिला और फिसलन भरा हो गया। उसी वक्त हल्की हल्की बारिश में एक नीली सी चमक धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। डेंग जिंटोंग ने तुरंत अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम से उसे लॉक किया। वो था एक अजीब मंक, सिर पर हैंडलेस पुराना छाता, हाथ में हरापन झलकाता लालटेन और मुंह से एक पुराना सा गाना गाता हुआ, जैसे कोई प्यार में मरी औरत की आत्मा हो। उसका नाम था रेनफॉलिंग मंक, यूजियांग शाओक्सिंग। उसके गाने की आवाज से सब लोग कुछ सेकंड के लिए ट्रांस में चले गए। चारों तरफ की दुनिया घूमने लगी। डेंग जिंटोंग समझ गया कि ये एक ग्रुप हिप्नोसिस, सामूहिक सम्मोहन है। उसने तुरंत अपने अंदर की लाइट एनर्जी एक्टिवेट की और तेज चांदनी जैसा लाइट ब्लास्ट किया। प्रेस टू लाइट। पूरे अंधेरे और बारिश भरे माहौल में एकदम डेलाइट जैसा उजाला हो गया और मंक की ब्लू लाइट गायब हो गई। सब लोग होश में आ गए। अब डेंग जिंटोंग ने इल्यूजन से ही इल्यूजन को हराने का प्लान बनाया। उसने अपनी स्पेशल मूव चलाई, ग्रेट सुमरू इल्यूजन। इससे मंक उसी के दिमाग के बनाए इल्यूजन में फंस गया। फिर डेंग ने सैकड़ों मीटर दूर से अपनी स्वॉर्ड स्किल एचिंग द स्काई चलाई। एक सिल्वर हेक्साग्राम बना और हवा में तलवार सीधी मंक के अम्ब्रेला पर जाकर लगी। अम्ब्रेला फट गया और मंक दूर जा गिरा। अचानक बहुत दूर से एक सफेद आग डेंग की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। वो थी एक लंबी सांप जैसी चीज, लेकिन उसका चेहरा था एक औरत का, बिखरे बाल, दांतों से भरा चेहरा, और उसका नाम था एफियाई तुमेन। उसने डेंग की गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन डेंग ने समय रहते अपना सेक्रेड बॉडी ब्लेसिंग एक्टिवेट कर लिया। पूरा शरीर सिल्वर आर्मोर से चमकने लगा। एफियाई ने उसे काटा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। डेंग ने उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। उसका सिर उड़कर दूर जाकर एक औरत की गोद में गिरा जो व्हाइट चोंगसम पहने थी। दूसरी तरफ लाइंग वायु को भी अब सामने से एक बड़ा अपोनेंट मिल गया। एक आंख वाला विशाल भिक्षु, पूरा हरा शरीर, जो एक डंडा लिए खड़ा था और लग रहा था जैसे वो बहुत समय पहले मरा हो। दूसरी ओर से एक झुका हुआ मंक आया, जो दिखने में इंसान नहीं बल्कि रैट हेडेड डीमन था। उसके हाथ में लोहे की चेन थी और चेहरा इतना क्रीपी था कि देखने से ही डर लगे। लाइंग वायु ने तलवार निकाली, लॉन्ग मिंग, और बोली, चाहे जो भी हो, आज सबको काट डालूंगी। उसकी तलवार नीली एनर्जी से भरी थी और वो लाइटनिंग की स्पीड से भूतों पर टूट पड़ी। गोस्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और अब उन्होंने पूरे अनडेड माउंटेन को घेर लिया था। फैटी सू भी अब एकदम बीच में फंस गया था। चारों तरफ से भूत ही भूत थे। तभी किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, भाई भाई। एक औरत की आवाज। चैप्टर 1548 आइस स्टॉर्म, बर्फीला तूफान। एक ठंडी सी आवाज
अचानक फैटी सू के कानों में गूंजी। आवाज में एक अजीब सी नकली मिठास थी। फैटी ने डर के मारे निगल लिया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है। बारिश और अंधेरे में एक औरत सफेद किमोनो पहनकर हवा में तैरती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसके लंबे सफेद बाल थे और जहां से वो गुजरती वहां की हवा ठंडी और बर्फीली हो जाती थी। वो थी नियॉन गोस्ट स्नो गर्ल। भाई, भाई, उसने कहा और फिर अपनी लंबी सफेद उंगलियां फैटी सू की तरफ बढ़ाई। क्या तुम मुझे अपना सिर दे सकते हो? फैटी पहले तो उसकी सुंदरता में खो गया था, लेकिन ये सुनते ही उसकी नींद खुल गई। नो वे, चाहे तुम कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मैं मरने वाला नहीं। फैटी ने गहरी सांस ली और अपनी ताकत पर फोकस करने लगा। उसे याद था, बॉस ने कहा था कि आइस और स्नो पावर्स को एक्सट्रीम ठंड में बहुत फायदा होता है। उसने दोनों हाथ फैलाए और फ्रोस्ट एनर्जी इकट्ठा होने लगी। बर्फ दीवार बन सकती है, तलवार बन सकती है, हवा में उड़ती हुई बर्फ बन सकती है। ये सब कुछ कर सकती है। फैटी की हथेलियों में गहरी नीली आइस स्पाइक बनी, ठंडी, नुकीली और बहुत ताकतवर। आइस स्टॉर्म। उसकी हथेली से सैकड़ों बर्फीले नुकीले शूल निकलकर बारिश की तरह स्नो गर्ल पर टूट पड़े। वो भी गुस्से में आकर चिल्लाई, आह! और अपने चारों तरफ स्नो स्टॉर्म बना लिया। लेकिन फैटी के स्पाइक उसे चीरते हुए निकल गए। पफ, पफ, पफ। स्नो गर्ल के शरीर में छेद ही छेद हो गए और वो वही ढेर हो गई। फैटी सू ने आखिरकार वो ताकत दिखाई जो एक डेप्यूटी कैप्टन लेवल एलियन को दिखानी चाहिए थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसे खुश होने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि दूर से एक पहाड़ जैसा काला साया उसके पास भारी कदमों से आ रहा था। बूम, बूम। उधर आसमान में जोंगी और हुआ अभी भी 4 एप्सिलॉन से भिड़े हुए थे और मजबूती से टिके हुए थे। जोंगी की एब्सोल्यूट डिफेंस की वजह से ज्यादा अटैकर से कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं बन रहा था। लो लेवल एलियन के अटैक्स तो सीधा काउंटर हो रहे थे। हां, एक नुरेरा हयान नाम का भूत थोड़ी परेशानी दे रहा था। उसका पावर था 8 सेकंड्स इमोबिलाइज करना। अगर सामने वाला कमजोर होता तो वो शायद उसे मार भी सकता था, लेकिन जोंगी के सामने उसका कोई असर नहीं था। अब गॉड ऑफ द नेस्ट यानी शेन चंचो ऋषिन के चेहरे पर डर दिखने लगा था। बूम, बूम। आसमान में बिजली और तेज हो गई थी। बारिश, बिजली और भूतों की चीखें सब एक साथ माहौल को डरावना बना रहे थे। तभी शेन ने अपने हाथ में सेप्टर उठाया और आकाश की तरफ घुमा दिया। याशिकी नो मक्तमा। आसमान से काले जादुई गोले तारों की तरह घूमते हुए नीचे गिरने लगे, जैसे किसी को कुचल देंगे। जोंगी ने अपनी 2 उंगलियां तलवार की तरह आगे की और वॉइड एनर्जी को कॉम्प्रेस करके मार्बल जितना छोटा कर दिया। स्टार कैनन। हुआ ने भी उसी समय रेड पार्टिकल बीम निकाला और दोनों की एनर्जी आसमान में जाकर मक्तमा से टकरा गई। आसमान फटने जैसा लग रहा था। पूरी एदो सिटी की बिल्डिंग्स टूट गई। अब वहां सिर्फ बर्बादी थी। जोंगी की स्टार कैनन पूरी मक्तमा को रोक नहीं पाई, लेकिन जो एनर्जी बची थी वो सिन लुओ वैंगसियांग एब्जॉर्ब कर गई और फिर उसी एनर्जी को तीनों गोस्ट किंग्स की तरफ फेंक दिया। ग्रेट टेंगू को जोर का झटका लगा और वो हवा में उड़ गया। डॉग गॉड और स्लाई गोस्ट दोनों हवा में ही घूमते हुए दूर जा गिरे। जोंगी ने धीरे से सांस ली और बोला, वाकई टफ अपोनेंट है, लेकिन ज्यादा टेंशन तो शेन चंचो ऋषिन को थी। क्या मैं एक 6th जनरेशन एलियन को भी नहीं हरा पा रहा? वो गुस्से में अपने हाथों की तरफ देखने लगा। कुछ भयानक शक्ति उसके अंदर से उठ रही थी। बूम। आसमान में बिजली गिरी, जैसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया गया हो। शेन चंचो ने आसमान की तरफ देखा। क्या ये मुझे वार्निंग है? फिर खुद से बड़बड़ाया, समय पूरा होने वाला है, अब और नहीं रुक सकता। जोंगी ने ये सब सुना और सोचा, किससे बात कर रहा है? शायद ये ज्यादा देर इस दुनिया में टिक नहीं सकता। शायद इसे किसी ने लिमिट के साथ भेजा है।
शेन चंचो अब और ज्यादा खतरनाक दिखने लगा था। वो मुड़ा और अपने साथी नूरा, ओनी, ग्रेट टेंगू, इनुग्मी को देखा। गुड बाय पुराने साथियों। उसकी आंखों में नॉस्टैल्जिया और सैडनेस थी। चैप्टर 1549 डार्क स्टार। डार्क स्टार। जोंगी चुपचाप शेन चेंग किशन रिशन की हरकतें देख रहा था। उसे ये बंदा कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे कोई अटैक नहीं किया। आखिर उस सामने वाले की सुपर पावर इंडेक्स 25,000 पॉइंट्स थी। इतनी ताकत को हराना आसान नहीं था। शेन रिशन ने तीनों गोस्ट किंग्स को गुड बाय कहा और फिर अचानक एक लंबी सांस ली। उसी के साथ एक डरावनी आंधी आसमान में उठ गई। तीनों गोस्ट किंग्स कुछ बोले बिना खुद उसकी तरफ उड़ गए और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जोंगी भी सीरियस हो गया। शेन रिशन ने तीनों गोस्ट किंग्स को निगल लिया। उनकी सारी एनर्जी उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। अब यह पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गया है, जोंग यी ने सोचा। एब्जॉर्प्शन के बाद उसका शरीर 10 मीटर लंबा हो गया। उसका काला चोगा फट गया और उसका असली रूप दिखा। एक चूहा जैसी भयानक क्रीचर जिसके हाथ पैर मोटे, शरीर पर रोएं और पूंछ लंबी थी। उसने जोंग यी की तरफ 3 उंगलियां उठाई। 30 सेकंड में तुझे मार डालूंगा। जोंग यी को खतरा महसूस हुआ, लेकिन वो डरा नहीं। मारना है तो आजमा कर देख ले। शेन ने अपना सेप्टर उठाया और जोर से लहराया। एक काली एनर्जी एरो की तरह जमीन की ओर चला गया। जोंग यी ने तुरंत अपनी ट्री स्वॉर्ड टेक्निक यूज की। हजारों पेड़ों की मोटी बेलें ऊपर उठीं और एक मजबूत शील्ड बनाई। लेकिन वो काली एरो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि 1 सेकंड में सारी बेलें चीरकर सीधा डायमेंशनल गेट को भेद गई। ये तो वाकई डेंजरस है, जोंग यी ने मन ही मन कहा। अब शेन की ताकत नैश किंगडम के प्रिंस जितनी हो चुकी थी, यानी वर्ल्ड क्लास खतरा। शेन ने दूसरी बार भी काली एनर्जी से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर से एक तेज रोशनी आई और सीधा शेन रिशन के सिर पर लगी। वो दूर जा गिरा। क्या कोई हमारी मदद कर रहा है? जोंग यी ने देखा। एक आदमी काले आर्मोर में दूर एक टावर पर खड़ा था, हाथ में ब्लैक स्नाइपर राइफल लिए। कनारो, कोलंबिया के पेनेट्रेटर यासिन कनारो ने बीच में हस्तक्षेप किया था। नियॉन में इतना खतरनाक बंदा कोलंबिया बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी आवाज कानों में गूंजी। जोंग यी को सब समझ आ गया। नियॉन पर कोलंबिया का कंट्रोल था, और अगर शेन जैसे मॉन्स्टर वहां रहेगा तो कोलंबिया का राज खतरे में आ जाएगा। इसलिए कनारो अब उसका दुश्मन नहीं, टेम्पररी एलाय बन चुका था। कनारो की स्नाइपर एबिलिटी डिफेंस इग्नोर करती थी, इसलिए शेन को सच में चोट पहुंची थी। लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जोंग यी, मैं सिर्फ दूर से प्रेशर बना सकता हूं। तुम नहीं संभाले तो मैं निकल लूंगा, कनारो ने साफ कह दिया। जोंग यी मुस्कुरा दिया। इतना भी काफी है। जीत की तराजू थोड़ी हमारी ओर झुकी है। अब शेन को 2 तरफ से संभालना था, सामने जोंग यी और दूर से कनारों की स्नाइपर। शेन ने फिर अटैक किया। इस बार उसका एक काले मकतमा में बदल गया, जो आसमान में घूमता हुआ बड़ा होता गया, तेज स्पीड से बादलों को चीरते हुए। यह था तिएनजिन डार्क स्टार। आसमान में काले रंग की आंख जैसा एक स्टार बना और वहां से एक काली बरसात शुरू हुई, जो सीधे जोंग यी की लोकेशन पर गिर रही थी। इस बारिश की वजह से जोंग यी अपनी स्पेस शटल एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो डायमेंशनल गेट से बाहर आता, सीधा अटैक पड़ता और फिर उस डार्क स्टार ने सीधे जोंग यी की तरफ आना शुरू कर दिया। अगर यह हमला 10 से 12 बार और हो गया तो जोंग यी के सारे डायमेंशनल गेट्स टूट जाएंगे और उसके पास शेन रिशन को रोकने का कोई तरीका नहीं बचेगा। चैप्टर 1550 सच्ची एब्सोल्यूट डिफेंस। शहर के किनारे से कनारो ने मौका देखते ही ट्रिगर दबा दिया। उसकी ब्लैक स्नाइपर राइफल से निकली आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरी हवा गूंज उठी। काली एनर्जी रे ने वॉइड को चीरते हुए सीधा शेनचेंग का शेनशन के सिर पर वार किया, लेकिन शेन पहले से सतर्क था।
उसने तुरंत अपना सेप्टर आगे किया और वो वार मैजिक रिंग पर जाकर लगा। बैंग! जोरदार धमाके से उसका मैजिक रिंग टूट गया और शेन का शरीर भी थोड़ा हिल गया। अब जाकर उसे समझ आया कि कनारों का वार स्पेसिफिकली डिफेंसिव शील्ड्स तोड़ने के लिए बना है। नीचे जोंग यी के डायमेंशनल गेट्स एक एक करके टूटते जा रहे थे। मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये लड़ाई। शेन के चेहरे पर ट्विस्टेड हंसी थी। जोंग यी गुस्से में दांत भींच रहा था, लेकिन अंदर से वो और भी शांत हो गया। अब लड़ाई यही होगी। उसने सोच लिया कि अब स्पेस शटल नहीं कर पाएगा तो जमीन पर ही लड़ाई लड़ेगा। कनारो ने मजाक में कहा, अगर तू हार गया तो मैं HQ को बोल दूंगा कि गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव लॉन्च कर दे। जोंग यी हंसा, तुम लोग बहुत क्रूर हो भाई। कनारो ने कहा, तुझे पता है कि शेन जैसा एक नहीं 3 है, और अगर वो एक साथ आए तो हमारा पूरा कोलंबियन ओशन फ्लीट साफ हो जाएगा। जोंग यी की आंखों में एक चमक आ गई। 3 है तो अब उम्मीद दिख रही है। कनारो हैरान रह गया कि इतना खतरनाक सच सुनकर भी जोंग यी खुश क्यों है। अब शेन ने फिर अटैक शुरू कर दिया। उसका हर वार अब लहरों की तरह आ रहा था, जैसे कोई तूफान जोंग यी की दुनिया को निगलना चाहता हो। जोंग यी और हुआ मिलकर कोशिश कर रहे थे बचाव की, लेकिन शेन की ताकत अब बेहद ज्यादा हो चुकी थी। हर सेकंड में दर्जनों डायमेंशनल गेट्स टूट रहे थे। 3000 में से 2000 गेट्स कुछ ही सेकंड में टूट चुके थे। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो जोंग यी की स्पेशल एबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जोंग यी ने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान आई। मुझे लोग एब्सोल्यूट डिफेंस का टाइटल देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि मेरे पास सच में एक ऐसा डिफेंस है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे ही शेन ने अगला हमला किया, जोंग यी ने अपने सारे बचे हुए डायमेंशनल गेट्स को एक जगह इकट्ठा किया। फिर उनके बीच में एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला। जोंग यी ने उस दरवाजे में एक कदम रखा और फिर वो दरवाजा जिप की तरह बंद हो गया। जोंग यी गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। असल में जोंग यी की रील एबिलिटी थी एक ऐसी अलग स्पेस बनाना जो इस दुनिया से पूरी तरह अलग है। वो उसे पहले सिर्फ बचाव और टेलीपोर्टेशन के लिए यूज करता था, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड था। इस एबिलिटी की एक कमजोरी भी थी। उस स्पेस में समय बहुत धीमा चलता है। 1 मिनट में ऐसा लगता है जैसे अंदर कई साल बीत गए हों। लेकिन जोंग यी ने खुद को इस दर्दनाक ट्रेनिंग से गुजारा था। अब वो उस दुनिया में सिर्फ 2.5 मिनट तक रह सकता है, लेकिन अभी के हालातों में इतना ही काफी है। जोंग यी के गायब होने से शेन हैरान रह गया। वो कहां गया? ये टेलीपोर्टेशन नहीं था। कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ा। गुस्से में आकर शेन ने पूरा आसमान फ्लाइंग स्टार से भर दिया। एदो कैसल की हर दिशा में उसका अंधाधुंध अटैक फैल गया। दूर खड़ा कनारो भी डर गया और अपने बैटल आर्मोर को फुल पावर पर डालकर वहां से हट गया। अगर शेन मुझे टारगेट करता तो मैं गया था। कनारो ने जोंग यी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने जवाब दिया, सिग्नल इंटरप्टेड। अब तो कनारो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भाई, मैं तेरी मदद करने आया था, तू तो चला ही गया। उसे पता नहीं था कि जोंग यी अभी भी वही है, लेकिन एक अलग लेयर में। बस एक पतली सी वॉल इस दुनिया और उस दुनिया के बीच थी। शेन अब सच में पागल हो चुका था। उसका अटैक फेल हो गया था। जोंग यी गायब हो गया था और उसे ये सब एक 6th जनरेशन इंसान ने करके दिखाया था। डैम इट! शेन की चीख आसमान तक गूंजी। चैप्टर 1551 ग्रेट पावर ऑफ हेवन। झंग यी अचानक वहां से गायब हो गया, जिससे शेन चेंग शेनशिन पागलपन में चला गया। वो पूरी ताकत से हमला कर रहा था, समय के खिलाफ दौड़ते हुए झंग को मारने की कोशिश में। यहां हर सेकंड रुकना उसके लिए और खतरनाक बनता जा रहा था। और अब जो 30 सेकंड उसने खुद तय किए थे वो खत्म हो चुके थे। शेन चेंग का शेनशिन बेहद गुस्से में था।
उसने मुड़कर देखा। जहां किनारों को होना चाहिए था, वहां अब वो गायब था। शेनचेंका ने गुस्से में मुट्ठियां भींची और चारों तरफ अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी उग्र ऊर्जा सिर्फ वॉइड में ही फैल पाई। एदो कैसल अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। फिर अचानक आसमान में एक सफेद रोशनी चमकी। शेनचेंका शेंशन के पीछे का आसमान उजाला होने लगा, जैसे रात खत्म हो रही हो और सुबह का उजाला फैल रहा हो। जबकि वास्तव में यह दिन था, जो रात में बदल गया था शेनचेंका की ताकत के कारण। अब वह रात एक और भी ज्यादा शक्तिशाली फोर्स द्वारा मिटा दी गई थी। एक सिल्वर ब्लेड आसमान से सीधे गिरा और शेनचेंका शेंशन के शरीर को भेद गया। उसके चेहरे पर हैरानी और डर था और उसका शरीर अचानक जड़ हो गया। कुछ पलों बाद एक जोरदार आवाज गूंजी, इतनी तेज कि सबके कान के पर्दे फट सकते थे। पूरी एदो सिटी में ये आवाज सुनी जा सकती थी, जैसे कोई देवता आसमान में खड़ा हो और युद्ध का ड्रम बजा रहा हो। बूम बूम, बिजली की गड़गड़ाहट लगातार होती रही और उसी पल कमिसवाशों के भगवान पर गिरी एक थंडरबोल्ट ने उसे भस्म कर दिया। डेंग शिंटोंग और बाकी सब स्तब्ध रह गए। वो अभी भी 100 डीमंस नाइट परेड से लड़ रहे थे, लेकिन उस बिजली ने पूरा आसमान चीर दिया और पूरी एदो को रोशन कर दिया। जो भूत पहले डरावने लग रहे थे, वो सब उसी क्षण राख बनकर गायब हो गए। आसमान के काले बादल जल्दी ही छंट गए और एदो में फिर से रोशनी आ गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे कि वो भयानक रात कोई सपना रही हो। कमिसवाशों का भगवान मर चुका था। वो भयानक बिजली उसके शरीर को पूरी तरह जलाकर कोयला बना चुकी थी। वॉइड में एक क्रैक खुला और वहां से एक हाथ बाहर आया। उसने एक ग्लोइंग सोर्स को पकड़ लिया जो बिखरने ही वाला था। झंग यी ने शेंग सेंगझाओ के सन गॉड का सोर्स उठा लिया और ऊपर आसमान की ओर डर मिश्रित नजरों से देखा। आसमान अब साफ था। गहरे नीले रंग में कोई बादल नहीं था। थंडर ट्रिब्यूलेशन, ये शब्द झंग यी के मन में गूंजा। हुआशु देश की क्लासिकल नॉवेल्स में बिजली को डिवाइन पनिशमेंट की तरह दिखाया जाता है। अब झंग ने खुद अपनी आंखों से उस डिवाइन रॉथ को देखा था। एक ऐसा देवता जिसकी सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स करीब 30,000 थी, वो सिर्फ एक बिजली से मर गया। झंग यी को पहले से पता था कि कुछ मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस ऐसी भी हैं जो इंसानों की दुनिया में इसलिए नहीं आती क्योंकि उन पर किसी और ज्यादा शक्तिशाली सत्ता का प्रतिबंध है। लेकिन आज पहली बार उसने स्वर्ग की महाशक्ति, ग्रेट पावर ऑफ हेवन, को अपनी आंखों से देखा। झंग ने अपनी आंखें मली। उसे लग रहा था जैसे ये दुनिया धीरे धीरे किसी इल्यूजन जैसी बनती जा रही है। क्या इस दुनिया में सच में देवता है या कोई ऐसा निर्माता जो सब कुछ नियंत्रित करता है? फिर वो खुद से बोला, इन सब के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। उसने नीचे एदो कैसल की तरफ देखा, जो अब सिर्फ मलबा बन चुका था। इविल बॉय और गॉड ऑफ द नेस्ट की मौत के बाद जो स्पीशीज पहले नियंत्रित थी, वो अब होश में आ रही थी। लेकिन उनमें से ज्यादातर तो लड़ाई के असर से पहले ही मारे जा चुके थे। जो अब जाग रहे थे, वे चीख रहे थे, बहुत ठंड है, हेल्प करो, ये जगह कहाँ है? हर जगह बर्बादी ही बर्बादी क्यों है? मुझे क्या हुआ था? मैं यहां क्यों हूं? उनकी चीखें दर्शा रही थी कि एदो में अब सिर्फ अफरात फ्री और डर बचा था। झंग यी के पास अब उन्हें देखने का भी वक्त नहीं था। नोमैडिक इंसेक्ट्स की पैरासिटिज्म के बिना वे अब सिर्फ साधारण लोग थे। ठंड में वैसे ही ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अब वे शायद उसी त्रासदी से गुजरेंगे जो दुनिया के अंत की शुरुआत में हुई थी। झंग यी इमॉर्टल माउंटेन पर उतरा। डेंग शिंटोंग और बाकी लोग अभी भी थके और घायल थे। चलने का वक्त हो गया है, झंग ने कहा। उसने मुड़कर इमॉर्टल माउंटेन की तरफ देखा। ये सक्रिय ज्वालामुखी, जो जापान की किस्मत का प्रतीक माना जाता था, अब आधा ढह चुका था और वहां एक विशाल जीवाश्म पूरी तरह से बाहर आ चुका था।
वो ड्रैगन है। लाइंग वायु की आंखें भर आई। डेंग शिंटोंग ने पक्के विश्वास से कहा, हाँ, ये वही पौराणिक विशाल ड्रैगन है। उस फॉसिल में सिर्फ ड्रैगन ही नहीं था, कुछ और अजीब जीवों के फॉसिल भी थे जो आपस में जैसे किसी घातक लड़ाई में उलझे हुए थे। ड्रैगन के पंजे उनके शरीर में धंसे थे और उनके दांत ड्रैगन की हड्डियों तक पहुंच गए थे। झंग यी ने कहा, ये एंशिएंट क्रीचर्स की कोई विशाल बायोलॉजिकल वॉर लगती है। फिर उसने हाथ फैलाया और स्पेस पावर का प्रयोग करके पूरे फॉसिल को एलियन स्पेस में कलेक्ट कर लिया। उसे लगा ये फ्यूचर में बहुत वैल्यूबल साबित होगा। अब एदो, इमॉर्टल माउंटेन और टेंचू पैलेस, कहीं भी कोई बची कुची चीज नहीं थी लूटने के लिए। फॉरगेट इट, यहां अब कुछ नहीं बचा, उसने कहा। झंग यी थका हुआ था। उसके बहुत सारे डायमेंशनल गेट्स अभी भी डैमेज थे। अगर अब कार्टियर या कनारो लड़ाई करने आते तो उसे परेशानी हो सकती थी। चलो वापस चलते हैं। झंग ने सभी को साथ लिया और एक डायमेंशनल गेट खोलकर टियान सिटी की तरफ निकल गया। लेकिन कोई नहीं देख पाया कि इमॉर्टल माउंटेन के क्रेटर में दो काले धुंधले शैडोज उभरे। एक शैडो बोला, गॉड्स नेस्ट मर चुका है। दूसरे ने कहा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, ये समय नहीं है बाहर आने का। उसने बाहरी दुनिया की ताकत को कम आंका। ट्राइब ने उस पर बहुत रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए थे। अब वो मर गया है। हम ट्राइब को क्या जवाब देंगे? कुछ किया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी लेक साइड प्लान भी अब खत्म हो चुकी है। क्या एक नया एजेंट तैयार करना पड़ेगा? अभी बात करना व्यर्थ है। ये दुनिया हर पल बदल रही है। वैसे भी अब उस लेवल के बंदों को ट्रेन करना बेकार है। दोनों शैडोज वॉइड में धीरे धीरे गायब हो गए। झंग यी को उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। चैप्टर 1552 फैमिलियर ब्रेथ। झंग यी ने सबको लेकर नियन छोड़ दिया। निकलते वक्त उसके मन में एक बार आया कि कनारों को एक बार थैंक्स कह दे, क्योंकि पिछली लड़ाई में उसने भी मदद की थी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ये प्लान छोड़ दिया। उस समय उनका कॉमन एनिमी था शेन चांचुरिशन, लेकिन अब शेन चांचू स्वर्गीय सजा से मारा जा चुका था। ऊपर से झंग यी ने खतरे के वक्त वॉइड में भागकर खुद को बचाया था और संकट कनारों के ऊपर छोड़ दिया था। ऐसे में कनारो शायद अब कोलंबियन नेवी फ्लीट की पूरी ताकत के साथ उसे रोकने की प्लानिंग कर रहा हो। वैसे थियोरेटिकली झंग यी को उनकी घेराबंदी की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जब दुनिया के अंत को 3 साल बीत चुके हैं, तब भी विश्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। झंग यी कोई गैम्बल नहीं खेलना चाहता कि उनके पास कितनी स्ट्रॉन्ग बेस बची है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले सुरक्षित जगह पर लौटे, फिर मौका देखकर अपना थैंक्स अदा करे। वो एहसान को भूलने वाला नहीं था, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। नियॉन से टियाने सिटी लौटते समय झंग यी ने बार बार स्पेस शटल का इस्तेमाल किया और काफी लंबे सफर के बाद पहुंचा। रास्ते में वह स्टार आइलैंड मिस्ट वैली के पास से गुजरा और दूर से एक नजर डाली। वो पूरा इलाका बहुत सारे नवल वॉरशिप से घिरा हुआ था। कोलंबिया, ईस्ट चाइना सी रीजन और अन्य देशों के जहाज वहां थे। डेंग जिंटोंग ने कोलंबियन नेवी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां बहुत हंगामा किया था। झंग को पता नहीं क्यों बेचैनी महसूस हो रही थी। अगर अंडरग्राउंड वर्ल्ड की सिविलाइजेशन वाकई नाराज हो गई और हेडिस गेटकीपर जैसी एंटिटी सरफेस पर आ गई, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। सन गॉड ऑफ दी गॉड्स नेस्ट की तरह, जिसकी स्ट्रेंथ करीब 30,000 पॉइंट्स थी, अगर वो समनिंग टाइप न होता तो शायद झंग यी को उससे लड़ना और मुश्किल होता। और अगर वो दुनिया में आ सकता है तो गेट कीपर ऑफ हेडीज भी कभी न कभी सरफेस पर आ सकता है। झंग यी ने खुद से कहा, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनते रहना होगा, तब तक जब तक कोई मेरी या मेरे अपनों की जान को खतरा न दे सके। वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका और स्काई में से निकलते हुए मिस्ट वैली को पार कर गया। लेकिन उसी पल गहराई में जमीन के नीचे एक गहरे बैंगनी रंग की आंखों की जोड़ी खुली। फैमिलियर ब्रेथ,
मिस्टीरियस सिविलाइजेशन लैंग्वेज। झंग यी आखिरकार टियानिस सिटी लौट आया। जब उसने बर्फ से ढकी इस जानी पहचानी जगह को देखा तो उसके दिल को सुकून मिला, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न गया हो। इस शहर में लौटकर उसे हमेशा एक सुरक्षा का एहसास होता था। झंग यी ने कुछ फ्लैशेस के बाद खुद को शेल्टर में टेलीपोर्ट किया। जानी पहचानी वार्मथ ने उसे घेर लिया। फिर उसने डेंग जिंटोंग, लाइंग वायु और बाकियों को शैडो स्पेस से बाहर निकाला। सबके चेहरे पर राहत का भाव था। डेंग जिंटोंग, बेली चोंगकिंग, WD, जिनका ये झंग यी के साथ पहला ऐसा इंटेंस मिशन था। सबके चेहरे पर हम बच गए जैसा एक्सप्रेशन था। इस बार का नियन मिशन उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक साबित हुआ। उन्होंने सोचा था कि बस झंग यी के साथ चलना है और एक छोटे देश पर दबदबा बनाना है, पर उन्हें ऐसे अपोनेंट्स मिले जो लगभग उन्हें मार ही देते। झंग यी ने अपने बैटल क्लोथ्स उतारे, कॉम्बैट बूट्स फेंके और बिना परवाह किए सीधे सॉफ्ट कारपेट पर नंगे पांव चला गया। फिर वो सोफा पर गिर पड़ा। आई एम सो टायर्ड। उसने सिर सोफे के किनारे टिका दिया और जोर से सांस लेते हुए टेंशन को बाहर निकाला। लड़ाई के वक्त एड्रेनालाइन के कारण उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक्साइटमेंट महसूस हुआ। पर अब जब सब शांत हो गया तब उसे एहसास हुआ कि वो फाइट कितनी खतरनाक थी। आखिर शेन चेंगकिशन अंडरग्राउंड वर्ल्ड के मिस्टीरियस सिविलाइजेशन का हिस्सा था, जिसकी पावर इंडेक्स 30,000 पॉइंट्स थी। और जैसे कनारो ने बताया, गॉड ऑफ दी नेस्ट जैसा सिर्फ एक नहीं था, कम से कम एदो में 2 थे। अगर दोनों ने एक साथ हमला कर दिया होता तो झंग यी के लिए रियल क्राइसिस होता। झंग यी की बात अभी खत्म ही हुई थी कि यांग एक्साई कुछ कप कॉफी लेकर आई, मुस्कुराते हुए। उसने बेज टर्टलनेक स्वेटर और ब्लू जीन्स पहने थे। उसका सॉफ्ट और कर्वी फिगर साफ झलक रहा था। शेल्टर के इंटेलिजेंस सिस्टम ने उसे झंग यी की वापसी की सूचना दी थी, तो उसने तुरंत उसके लिए खाने पीने की चीजें तैयार की थी। अब वो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी थी। उसका बनाया सुपरनैचुरल फूड सिर्फ ताकत ही नहीं लौटाता था, बल्कि दिल को भी राहत देता था। और सबसे जरूरी बात, उसका टेस्ट कमाल का होता था। एक कैपुचिनो लीजिए और अच्छे से आराम कीजिए। उसने एक कप झंग यी को दिया और बाकी फैटी सू को थमाया ताकि वो बाकियों तक पहुंचा दे। यांग एक्साई ने झंग यी के पास बैठकर उसके सोर मसल्स को हल्का मसाज देना शुरू किया। झंग यी पूरी तरह रिलैक्स हो गया और ऐसा लग रहा था मानो वो पानी बनकर सोफा में घुल जाना चाहता हो। झंग यी, अब आगे क्या करें? डेंग जिंटोंग पास आई और इंस्ट्रक्शंस जानना चाहिए। झंग यी अभी तो यांग एक्साई की गोद में सिर रखकर आराम करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अभी बहुत केयरलेस नहीं हो सकता। उसने डेंग से कहा, अपने लोगों को समंदर की गतिविधियों पर नजर रखने को कहो, खासकर कोलंबियन नेवी पर। मैं अभी अभी पियर्सर से टकराया हूं और यह साफ नहीं कि उनका इस मामले में क्या रुख है। फिर झंग ने हल्की मुस्कान के साथ डेंग जिंटोंग की तरफ देखा। अब यह मामला बड़ा बन चुका है, पूरा रीजन और शेंगजिन भी जान चुका है। अब इसे कैसे संभाला जाएगा? डेंग जिंटोंग थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन बोली, डोंट वरी, इस बार हमने बड़ी जीत हासिल की है। मैं इस मामले को संभाल लूंगी। ब्लिजर्ड सिटी और शेंगजिन के बड़े अधिकारियों को भी शायद ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। चैप्टर 1553, जिनजिंग्स रिक्वेस्ट। झंग यी डेंग शिंटोंग की बात सुनकर बहुत खुश था। आखिरकार इस पूरे मामले की पॉलिटिकल जिम्मेदारी डेंग परिवार की थी, झंग यी की नहीं। लेकिन फायदे का सबसे बड़ा हिस्सा उसे ही मिलने वाला था। हालांकि झंग यी ने फायदे की बात को लेकर कोई बात नहीं की। इस बार उसने सच में बहुत कुछ कमाया। शेन चेंगकिशन और जाइटंग जिया के 2 ओरिजिन्स, वैंग यांगमिंग की एक्साइन शिवे की ओरिजिनल कॉपी और एक मिस्टीरियस छोटे गोल्डन ड्रैगन का स्पेसिमेन। ऊपर से इमॉर्टल माउंटेन में जो जायंट ड्रैगन का फॉसिल मिला था, वो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूबल था। डेंग शिंटो ने इन चीजों का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बेली चेंकिंग और WD को लेकर
शेल्टर से निकलकर समंदर किनारे पेट्रोल पर निकल गई। उसी रात तियानहाई सिटी शांत रहा और झंग यी को अच्छी नींद मिली। लेकिन जापान नियोन की इस यात्रा ने इंटरनेशनल स्तर पर काफी हलचल मचा दी। चाहे अब जापान में असली सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन वो कोलंबिया के मिलिट्री बेस के तौर पर जाना जाता है और झंग यी ने ओपनली एदो में जाकर यू मितिंग को तबाह कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। जल्द ही हुआशु देश के सभी बड़े क्षेत्रीय नेताओं को इसकी जानकारी मिल गई। कोलंबिया की तरफ से भी हलचल हुई। दोनों देशों के बीच कंसल्टेशन शुरू हुआ, जो काफी कॉम्प्लेक्स और लेंथी था। लेकिन झंग यी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगली सुबह जब झंग यी ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो डेंग जिंटोंग ने टेबल पर बैठते हुए कहा, कोलंबिया और नियोन के टेम्पररी रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रोटेस्ट किया है। वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। कल रात शेंगजिंग ने ब्लिजर्ड सिटी पर इंक्वायरी शुरू कर दी थी। हेड कोच ने मेरे अंकल को बुलाया और दोनों ने पूरी रात बातचीत की। झंग यी ने बड़े आराम से अपने मिल्क ओटमील को खाकर पूछा, तो कुछ डिसाइड हुआ? डेंग जिंटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दुनिया का रूल यही है, जिसके पास ज्यादा ताकत है उसकी चलती है। हमने नियोन में अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के साथ उनके कोल्यूजन को उजागर कर दिया है। हमारे पास गवाह भी हैं, जैसे कि कनारो ने अपनी आंखों से वो नॉन ह्यूमन बीइंग्स देखे थे। डीमन कोर्ट के सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो अब कहानी हमारी चलेगी। झंग यी ने हल्के से जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मामला इतना जल्दी नहीं सुलझेगा। डेंग जिंटोंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम तो और भी बेहतर जानते हो। फॉरेन पावर्स को ऊपर से सपोर्ट मिलता है और हमने उनको सीधा नाखुश कर दिया है। अब वो आसानी से मानेंगे नहीं। झंग यी चुपचाप पॉरेज पीता रहा और डेंग जिंटोंग को घूरता रहा, क्योंकि पहले से तय हुआ था कि इस मिशन के बाद के डिप्लोमेटिक मसलों की जिम्मेदारी डेंग परिवार की होगी। डेंग जिंटोंग ने थोड़ी लाचारी के साथ कहा, कुछ हिस्सा तो हमें उन्हें देना ही होगा ना। झंग यी ने स्पून जोर से रखा और कहा, क्या झुझिम चाहता है कि मैं जाकर माफी मांगूं? चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नहीं। डेंग जिंटोंग तुरंत बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस इतना कि जो भी हमने पाया है उसका थोड़ा हिस्सा रीजनल लीडर्स और शेंगजिंग को देना होगा, खासकर जब से उन्हें पता चला है कि हमें इमॉर्टल माउंटेन से एंशिएंट फॉसिल मिला है। वो उसमें काफी इंटरेस्टेड है। झंग यी ने जवाब दिया, हां, अग्रीमेंट के मुताबिक मैं एक्साइन शिवे की ओरिजिनल कॉपी का कुछ समय तक स्टडी करूंगा, फिर तुम सबको दिखा दूंगा। फिर उसने डेंग की तरफ प्लेफुली देखा और कहा, लेकिन हमने तो ये तय नहीं किया था कि गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन और एंशिएंट फॉसिल का क्या होगा। वो तो मैंने खुद जाकर छीने थे। डेंग जिंटोंग का चेहरा लटक गया। झंग यी, ऐसा मत करो, फिर तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। झंग यी हंस पड़ा, हाँ, मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लेना। असल में झंग यी ने रात में ही झू किर से गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन और फॉसिल की टेस्टिंग करवाई थी, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं थे। झू किर के अनुसार गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन ज्यादा पुराना नहीं है, शायद 1000 साल से कम पुराना। इसमें बायोलॉजिकल जीन के कुछ ट्रेसेस अभी भी डिटेक्टेबल हैं, जिसे उन्होंने प्रिजर्व भी किया। लेकिन एंशिएंट फॉसिल, वेल, फॉसिल तो फॉसिल होता है, पूरी तरह पत्थर में बदल चुका है। उसके अंदर से कोई वैल्यूबल मटेरियल नहीं निकल सकता, बस इतना कि उसकी बोन्स कुछ रेयर मेटल्स से भी हार्ड है। शायद फ्यूचर में किसी म्यूजियम में डिस्प्ले करने के काम आए। झंग यी इतना मूर्ख नहीं था कि किसी के पूछने का इंतजार करता। उसने खुद ही चीजों का मूल्य जान लिया। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए डेंग जिंटोंग की ओर देखा और कहा, मैं बहुत भरोसेमंद इंसान हूं। जो कहा था वो दूंगा, लेकिन बदले में मुझे जानना होगा कि तुम उसे किस लिए चाहते हो। फिर झंग यी ने एलियन स्पेस से छोटा गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन निकालकर टेबल पर रख दिया। डेंग जिंटोंग ने उसे गौर से देखा और गंभीरता से बोला,
इसमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को प्रमोट करने की शक्ति हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे इप्सिलॉन लेवल तक ब्रेक थ्रू करने का रास्ता मिल सके। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसने झूठ बोलने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि जोंगी को झूठ से चिढ़ होती है। झंगी स्पेसिमेन को देखकर सोच में पड़ गया। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की पावर? मैंने इसे स्टडी किया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? और ड्रैगन, क्या ये सच में ड्रैगन है या बस कोई म्यूटेटेड लिजर्ड? डेंग परिवार जेनेटिक्स के फील्ड में वर्ल्ड लेवल से भी आगे है। झंग यी ने सोचा और स्पेसिमेन डेंग शिंटोंग को दे दिया। ठीक है, लो इसे, लेकिन हर दिन मुझे इसका रिसर्च रिपोर्ट चाहिए। झंग यी ने मुस्कुराकर कहा। डेंग शिंटोंग बहुत खुश हुआ। बिल्कुल, डेंग परिवार हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। झंग यी ने सोचा, ऐसा ही होना चाहिए। फिर डेंग ने फॉसिल की तरफ इशारा किया। वैसे, उस एंशिएंट फॉसिल की बात? झंग यी ने पूछा। शेंगजिंग को चाहिए? डेंग ने सिर हिलाया। हां, इस बार उन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर को झेला है। अब हुआक्शी राज्य की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। झंग यी को फॉसिल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर शेंगजिंग को इससे खुशी मिलती है तो वो मदद करने के लिए तैयार था। इसलिए उसने खुशी खुशी डेंग शिंटोंग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। चैप्टर 157 बिकम द किंग। झंग यी बहुत खुश था जब उसने वो चीजें दूसरों को सौंप दी। चाहे कोई भी चीज कितनी भी वैल्यूबल क्यों न हो, अगर वो उसके काम की नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। बेहतर यही है कि प्रोफेशनल्स को उनके काम करने दो और झंग यी को फायदा मिल जाए। वैसे भी जब तक डेंग परिवार जियांगनन रीजन में है, वो झंग यी के खिलाफ ओपनली जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। और अगर पीछे से कुछ हलचल भी करें तो भी जो फायदा देना है वो उन्हें देना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर में ब्लिजर्ड सिटी ने येनियन ट्रूप्स को एंशिएंट फॉसिल आने के लिए भेजा, एक स्पेशल ट्रेन के जरिए, और फिर उसे शेंगजिंग के लॉन्गमिंग गार्ड को सौंप दिया गया जो उसे लेने आए थे। इस पूरे प्रोसेस में झंग यी ने किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया। डेंग शिंटोंग के लोगों ने ही सब मैनेज किया, क्योंकि इस वक्त झंग यी एक और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो था वैंग यांगमिंग का ओरिजिनल जिनशुआ पढ़ना और समझना। झंग यी ये जानना चाहता था कि एलियंस अपनी ताकत कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना ऊंचा लेवल होता है उतना मुश्किल होता है किसी एलियन की ओरिजिनल पावर हासिल करना। अब उसे खुद अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना होगा। एक वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट बुक जिसे वो और यांग जिंगसन मिलकर पढ़ रहे थे, इसमें ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर्स और क्लासिकल चाइनीज लैंग्वेज थी, जो झंग यी के लिए इतनी आसान नहीं थी। लेकिन उसका इंटेलिजेंट सिस्टम और यांग जिंगसन की मदद से ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन आसानी से हो रही थी। कई दिन तक झंग यी और यांग जिंगसन रिसर्च रूम में बंद रहे और उस किताब के ज्ञान को एब्जॉर्ब करते रहे। इस किताब में लिखी बातें झंग यी को हैरान कर गई। जिनशुआ वैंग यांगमिंग की लाइफ लॉन्ग सोच थी, एक तरह से सुपरनैचुरल कल्टीवेशन की पूरी फिलॉसफी। बाजार में इसका एक थियोरेटिकल वर्जन मिलता है, लेकिन जो झंग यी के पास था वो एक कंप्लीट वर्जन था जिसमें सुपरनैचुरल पावर प्रैक्टिस का गाइडेंस भी था। वैंग यांगमिंग ने इसे कल्टीवेशन कहा, जो पुराने समय में हुआशु देश में कॉमनली यूज होता था, जब इंसान नेचर के साथ एक हो जाने और स्पेशल पावर्स पाने की कोशिश करता था। झंग यी के लिए वैंग यांगमिंग का ताओ दरअसल इनवर्ट जर्नी थी, खुद को जानने, समझने और एक खास क्षण में अवेकन होकर पावर्स हासिल करने की यात्रा। किताब में वैंग यांगमिंग ने लिखा, दी ग्रेट वे इज सिंपल एंड दी सोर्स इज इन द हार्ट। I think, therefore I am. The heart can give birth to all things and end them. जहां मन जाएगा, वहां शक्ति होगी। झंग यी को यह पढ़कर समझ आया कि इस किताब में कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं दी गई, लेकिन ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था। जैसे मकान बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन मजबूत बनानी होती है। पहले झंग यी और दूसरे एलियंस किसी म्यूटेशन के बाद अपनी ताकत को गैसवर्क और इंस्टिंक्ट से ग्रो करते थे।
लेकिन अब झंग यी को अपना सोर्स समझ आ गया था। सवाल पूछना और खुद को जानना। अब उसे पता था कि रास्ता कहां से शुरू होता है। झंग यी ने अपने हाथ की तरफ देखा। लॉन्ग फिंगर्स, शार्प ग्रिप, एक परफेक्ट वेपन की तरह। उसने सोचा, पावर बाहर से नहीं, अंदर से आती है। शरीर एक कंटेनर है, कोई वाज है, कोई स्पून है, कोई आर ग्लास। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ताओ जो कह दिया जाए, वो ताओ नहीं है। लाओ टीजड्यू के इस विचार ने झंग यी को झकझोर दिया। असली ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभूति में होता है। झंग यी ने जिनशुआ पढ़कर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग महसूस की। ये कोई सुपर पावर नहीं दे रही थी, लेकिन ये उसे डायरेक्शन दिखा रही थी। वहीं यांग जिंगसिन जो बगल में बैठी थी, शांत आंखों से सब देख रही थी। उसका चेहरा काम था, जैसे कोई ज्वल चमक रहा हो। वो लड़ना पसंद नहीं करती थी। उसका विजन था प्लानिंग और विजडम का। लेकिन जिनशुआ ने उसे भी डीपली इंपैक्ट किया। वो क्वाइटली रूम से बाहर चली गई। अगर झंग यी की मदद नहीं करनी होती, तो वो इस किताब को आधे दिन में इंटरप्रेट कर सकती थी। कुछ देर बाद झंग यी ने आंखें खोली, एक नया दृष्टिकोण, एक नई क्लैरिटी के साथ। फिर उसने नियॉन से हासिल किए गए 2 ओरिजिनल पावर्स निकाले, एक इविल बॉय की इंटैक्ट ओरिजिन और एक गॉड ऑफ द नेस्ट की जो लाइटनिंग में पार्शली डैमेज हो गई थी। अब की बार जब उसने इन्हें एब्जॉर्ब किया, तो वो तुरंत समझ गया कि जिनशुआ के इनसाइट से उसकी एब्जॉर्प्शन स्पीड बहुत बढ़ गई है। अगर ये पेस रहा, तो 2 महीने में दोनों पावर्स पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएंगी। अब जब झंग यी को अपनी पावर का सोर्स और उसका मीनिंग पता है, तो उसे अपनी लिमिट्स का अंदाजा भी हो गया है। आई एम हियर, देयरफॉर आई थिंक। आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज माई बॉडी। मेरी लिमिट्स कहाँ है, ये मेरे सोचने की ताकत पर डिपेंड करता है। झंग यी की आंखों में लाइट ट्विस्ट होने लगी। टाइम और स्पेस की ताकतें आपस में मर्ज होती दिखने लगी। चैप्टर 1555 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। एदो पर हुए हमले के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ऑनलाइन मीटिंग रखी। सब देशों के प्रतिनिधि एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए। हुआशु कंट्री की तरफ से शेंगजिंग के रिप्रेजेंटेटिव लियू चेंगयुया आए। उनकी उम्र 52 साल थी, एकदम स्टेबल और मैच्योर फेस। मीटिंग का सेटअप गोलाकार था, जिसमें मिडिल सर्कल में 10 सबसे पावरफुल देशों के रेप्स बैठे थे। जैसे ही लियू चेंगयुया की इमेज आई, सभी लोग पहुंच चुके थे। क्योंकि इस बार इशू हुआशु से जुड़ा था, वो सेंटर ऑफ अटेंशन में थे। लियू ने सबको हल्का सा नमस्ते किया और आराम से अपनी सीट पर बैठ गए। तभी नियॉन कंट्री के रेप ने बोलना शुरू किया। हुआशु के लोगों ने हमारी टेरिटरी में घुसपैठ की और हजारों नियॉन लोग मारे गए। ये एक सीधी सी बात है, इन्वेजन। हमें मुआवजा दो और जिम्मेदार को सौंपो। लियू चेंगयुया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, पहले तो आप ये बताइए कि आपने अंडरग्राउंड मिस्टीरियस सिविलाइजेशन से मिलीभगत क्यों की? क्या आप इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं? बड़ा सा आरोप लगा दिया। नियॉन रेप थोड़ा घबरा गया। वो सफाई देने लगा, हम तो बस कम्युनिकेशन कर रहे थे, शायद वो लोग हमारी मदद कर पाए। लियू ने कहा, आप सिर्फ अपने नियॉन की बात क्यों करते हो? क्या बाकी देश इनसे नहीं टकराए? हम हुआशु में भी उनसे लड़ चुके हैं, कई लोग मारे गए। ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरी ह्यूमन रेस के लिए खतरा है। फिर उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और बोले, हमने नियॉन में जाके जांच की ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। अब मैं फेडरेशन से डिमांड करता हूं कि नियॉन को जिम्मेदार ठहराया जाए। नियॉन का रैप गुस्से में खड़ा हो गया, बाका, ये झूठ है, हमें बदनाम किया जा रहा है। तभी कोलंबिया का रैप बोला, मिस्टर तनाका, बैठ जाइए। तनाका चुपचाप बैठ गया, क्योंकि अब नियॉन कंट्री सिर्फ कोलंबिया की पपेट बन चुकी थी। कोलंबिया का रैप बोला, यू मिथिंग ऑर्गेनाइजेशन ही अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से जुड़ा था और वो अब खत्म हो चुका है। नियॉन की करंट गवर्नमेंट बेगुनाह है,
लेकिन आपके हुआशु के एलियंस की वजह से एदो के 5 लाख लोग मारे गए। ये जेनोसाइड जैसा है। इसका जवाब दीजिए। लियू ने कामली जवाब दिया, आपको तो सब पता है। वो लोग पैरासाइट से कंट्रोल में थे। हमारे एलियंस ने कभी आम लोगों पर सीधा हमला नहीं किया। कोलंबिया वाला जानता था कि यह सच है, लेकिन वो प्रेशर डालने के मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी ब्रिटानिया का रेप बोला, एक्शन से एक दिन पहले जिंगडाओ रीजन में एबनॉर्मल एनर्जी मिली थी, आपके कंट्री के बनाए जायोहेर 4 टॉर्पेडों की वजह से। क्या आप अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन पर हमला करना चाहते थे? सभी लोग लियू की तरफ देखने लगे। लियू ने मन में सोचा, डेंग फैमिली ने फिर ट्रबल खड़ा कर दिया, पर यही उनका काम था, ऐसी डिप्लोमेसी की सिचुएशंस में अपने देश का इंटरेस्ट बचाना।